नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आप सभी छात्रों का पुनः स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 के कार्बन एवं उसके यौगिक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। पहले भाग में हम लोगों ने कार्बन एवं उसके यौगिक के अंतर्गत कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोजन के कोवैलेंट बॉन्डिंग को समझा था। ऑक्सीजन के कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोगों ने समझा था। इसी तरह से नाइट्रोजन के कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोगों ने समझा था। तो हम देख रहे हैं कि कोवैलेंसी को समझते हुए हम लोग आगे बढ़े थे और कार्बन के CH4 मीथेन पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि मीथेन से कैसे कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन बनाता है। फिर हम लोगों ने इथेन पर बात की थी। ये है मीथेन, ये है इथेन, सब में एक एक बॉन्ड है। इसे कहा गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं इसे। संतृप्त क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग एक एक है। इसी तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझा गया। एथिलीन के बारे में, एथीन, और ये हो गया आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बताया गया था कि संतृप्त कम रिएक्टिव होता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। चर्चा में आगे बढ़ते हुए इसके बाद हम लोग कार्बन के वर्सेटाइल नेचर, सर्वतोमुखी प्रकृति पर चर्चा की थी, या वर्सेटाइल। सर्वतोमुखी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड बनाने की उसकी प्रकृति। दो कारण बताए गए थे। एक तो 4 संयोजकता का होना, संयोजकता, या चतुसंयोजकता का होना, और दूसरा कारण बताया गया था कि श्रृंखला बनाने की क्षमता। कार्बन स्वयं के साथ मिलकर के श्रृंखला बनाने की क्षमता। इसी के कारण ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े कंपाउंड का निर्माण होता है। तो ये हमने देखा, यहाँ तक हम लोग आगे बढ़े हुए थे। इसके बाद हम लोग आते हैं कि कार्बन के जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है उससे देखेंगे कि और भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कैसे कंपाउंड बनाए जाते हैं। ये हो गया HHH, यहाँ पर मीथेन है। क्लोरीन के साथ, अगर हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दिया जाए
और यहाँ हाइड्रोजन को ब्रोमीन के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, हम देखेंगे कि क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन बन जाते हैं। तो क्लोरीन और ब्रोमीन को हम लोग क्या कहते हैं, विषम परमाणु। विषम परमाणु का अर्थ है जो हाइड्रोजन को क्या करे, रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से कुछ प्रकार्यात्मक समूह भी होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यौगिक बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। कार्बन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, प्रकार्यात्मक समूह हिंदी में कहा जाता है, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यात्मक समूह क्या बनाते हैं, कार्बन के यौगिक बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप हैं आपका, क्लोरो हो गया, ब्रोमो, इसे हेलो एल्केन भी कहते हैं, इनके द्वारा मिलकर के हेलो एल्केन बनता है। दूसरा है आपका प्रकारात्मक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आपका हो गया एल्डिहाइड, OH, ऑल एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, C, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप। तो ये ग्रुप हैं जो हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, कार्बन के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। इनको आगे हम लोग देखेंगे प्रयोग करके। अब हम देखते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय श्रेणी या होमोलॉगस इज सीरीज क्या है, किससे संबंधित है, फंक्शनल ग्रुप से संबंधित है। जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। मीथेन है, एथेन है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। देख रहे हैं कि ये हमारे कंपाउंड हैं। अब इसमें हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं, जैसे एल्कोहल ग्रुप को हमने ऐड किया है, तो यहाँ पर 4 की जगह, H की जगह एक H रिप्लेस होगा, 3OH। यहाँ पर एक H रिप्लेस होगा, 5OH। यहाँ पर एक H रिप्लेस होगा, 7OH। यहाँ पर एक H रिप्लेस होगा, 9OH। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि मेथेन है तो मेथिनाल हो जाएगा, एथेन है तो एथेनाल हो जाएगा, प्रोपेन है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, और ब्यूटेन है तो ब्यूटेनाल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि एक ग्रुप मीथेन के साथ, एथेन के साथ, प्रोपेन के साथ, ब्यूटेन के साथ जुड़ा है, तो OH ग्रुप का जो बिहेवियर होगा, जो गुण होगा,
वही गुण आपका होगा एथेनॉल का भी, वही गुण होगा आपका प्रोपेनॉल का भी, और वही गुण होगा आपका ब्यूटेनॉल का भी। तो कहने का मतलब अगर एक फंक्शनल ग्रुप या प्रकारात्मक समूह कार्बन के किसी भी चेन में जुड़ता है तो सभी चेनों में आप देख रहे हैं कि चाहे वो मेथ हो, एथ हो, प्रोप हो, ब्यूट हो, सभी जगह पर उसका प्रभाव क्या होता है, समान होता है या समजातीयता को पोषित करता है, एक समान बिहेवियर को प्रस्तुत करता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं समजातीय श्रेणी या होमोलॉगस बिहेवियर या सीरीज। तो हम लोगों को समझ में आ गई बात बच्चों आपको कि होमोलॉगस सीरीज क्या है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन के किसी भी हाइड्रोकार्बन के किसी भी चेन के साथ जुड़ जाएगा तो उस फंक्शनल ग्रुप के जो बिहेवियर हैं वो उस कार्बन चेन के साथ प्रदर्शित होने लगेंगे। तो यहाँ पर जो मेथेन का गुण था अब मेथेनॉल का शो कर रहा है, वही गुण आपका एथेनॉल का शो हो रहा है, वही गुण प्रोपेनॉल का और वही ब्यूटेनॉल का हो रहा है। तो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि OH ग्रुप सभी में अपना प्रभाव डाल रहा है और सब जगह पे समजातीयता प्रदर्शित हो रही है। इसे ही होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। तो समझ गए बच्चों समजातीयता क्या है कि कार्बन चेन में किसी एक ग्रुप का चाहे वो चेन बड़ी हो चाहे चेन छोटी हो, अगर कोई ग्रुप जुड़ जाएगा तो उसके साथ उसका बिहेवियर क्या होगा, सभी का बिहेवियर समान होगा, उसे ही होमोलॉगस सीरीज कहेंगे। इसके आगे हम लोग अब नॉमनक्लेचर की ओर बढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के नॉमनक्लेचर या नामकरण किस प्रकार किया जाता है, उनका नाम किस प्रकार हम लोग प्रस्तुत करते हैं या लिखते हैं। कार्बनिक यौगिकों का नाम, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। का नामकरण तो यहाँ पर हम लोग प्रोपेन को ले लेते हैं। प्रोपेन को ले लेंगे तो पहला नियम ये होगा इसमें कि जो चेन होगी उसमें कार्बन की श्रृंखला को गिन लिया जाएगा। तो कार्बन चेन, कार्बन श्रृंखला को गिनकर, यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3, तो इसे कहेंगे कि PANE, प्रोपेन हो गया। दूसरा है आपका कि फंक्शनल ग्रुप या विषम परमाणु ब्रैकेट में जैसे क्लोरीन बताया गया था, ब्रोमीन बताया गया था, हैलोजन जो होते हैं, तथा प्रक्रियात्मक ग्रुप को सफिक्स और प्रीफिक्स में प्रयोग करके तीसरा पॉइंट बताया गया था फंक्शनल ग्रुप के आधार पर प्रीफिक्स एंड सफिक्स का प्रयोग करके तो हम देखते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स का प्रयोग करके फंक्शनल ग्रुप के आधार पे हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो एक एक को हम लोग देख लें। पहले को हम लोगों ने देखा तो प्रोपेन हो गया। अब हमने विषम परमाणु क्लोरीन और ब्रोमीन का यूज किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि C यहाँ पे हो जाएगा H
और यहाँ पर C, इसे कहेंगे क्लोरोप्रोपेन। अब आप देख रहे हैं कि और यदि यहाँ पर CCC H ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन कहा जाएगा। थर्ड पॉइंट है, यदि फंक्शनल ग्रुप का नाम सफिक्स के आधार पर सफिक्स मतलब पीछे जो लगता है, आधार पर दिया जाना हो तो देखा जाए, जैसे हमारा कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप को किस नाम से बुलाते हैं? ONE। ये हो गया आपका सफिक्स। तो कहा गया कि यदि सफिक्स में A, E, I, O, U आता है तो वहाँ पर क्या करेंगे? अनुलग्नक या सफिक्स के E को हटा देंगे। जैसे यहाँ पर प्रोपेन है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कीटोन ग्रुप है, तो CH, यहाँ पे इसमें C इसे कहेंगे प्रोपेनोन। लिखेंगे इसे PROPANE। ई को रिप्लेस करेंगे, ई को रिप्लेस किससे करेंगे? ONE से। कहा गया कीटोन ग्रुप का सफिक्स क्या है? ओन है, तो यहाँ पर ओन जोड़ देंगे तो हो जाएगा PROPANONE। इसका नामकरण हो जाएगा प्रोपेनोन। ठीक है। यदि जैसे प्रोपेन हमारा है, प्रोपेन में अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा अब यदि डबल बॉन्ड यहाँ पर हम करते हैं तो एक H को हमें क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा। तो ENE एल्कीन। और यदि तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं प्रोपेन के साथ, तो आपका HH कितना अच्छा है इसके साथ बॉन्डिंग बनाना। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है और इसका सफिक्स है, तो इसे कहेंगे प्रोपेनल, PROPANE, प्रोपेन। और E को रिमूव करेंगे किसके साथ? Al के साथ, प्रोपेनल। तो ये हमारा प्रोपेनल हो गया। इस तरह से हमने देखा कीटोन के साथ, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, OH ग्रुप के साथ हम क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज करके हम उसके नाम को लिख पा रहे हैं, उसके नाम को समझ पा रहे हैं। इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। कार्बनिक यौगिकों के गुण की बात हम लोग करते हैं। कार्बनिक यौगिकों तो पहला है दहन।
कंबस्शन, जैसा हम जानते हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा बनाती है। तो देख रहे हैं कि कार्बन जल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। दूसरा है हमारा दूसरा गुण है ऑक्सीडेशन का। इथेनॉल है CH3CH2OH, पोटेशियम पर KMnO4 की उपस्थिति में, अब पोटेशियम परमैंगनेट और K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एस्टिक एसिड बनाता है, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो कहा गया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम देख रहे हैं कि एथेनॉल का पोटेशियम परमैंगनेट के साथ और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब हम क्रिया कराते हैं कैटेलिस्ट के रूप में तो हमें एथेनोइक या एस्टिक एसिड प्राप्त होती है। एस्टिक एसिड का प्रयोग हम लोग विनेगर के रूप में भी 3 से 4% जो एस्टिक एसिड है, एसिड सिरके के रूप में प्रयोग होती है, अचार बनाने में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे साइंटिफिक इसका उपयोग भी है कि ऑक्सीडेशन के द्वारा एथेनॉल का हम लोग एस्टिक एसिड में रूपांतरित करके उसका यूज भी करते हैं। हाइड्रोजनेशन भी है या हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेल को निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस पास करने पर वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार साबुन बनाने में भी कार्बनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों, इस कक्षा में हम लोगों ने सीखा कि हाइड्रोजन एवं उसके यौगिक के अंतर्गत हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, कार्बन की चेन क्या है, ब्रांचिंग क्या है, रिंग्स क्या है, सेचुरेटेड रिंग्स क्या है, अनसेचुरेटेड रिंग्स क्या है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने जानकारी की और हमने जाना कि दैनिक जीवन में भी सिरका बनाने में, घी बनाने में किस प्रकार हम यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि यह क्लास अच्छी रही और अपने आसपास के कार्बनिक यौगिकों के बारे में आप लोग सूची बना करके और उनके व्यवहार और उनके क्रियाकलाप को समझने का प्रयास करेंगे और उनका प्रयोग हम किस प्रकार दैनिक जीवन में करते हैं इसको भी जानने का प्रयास आप करेंगे। धन्यवाद।